हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट केस लॉज। ये केस लॉज वो केस लॉज हैं जो लगभग हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, जो कि जुडिशरी से संबंधित होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला हमारा केस है वो है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1980। ये जो मामला है ये है डेथ पेनल्टी को लेके कि डेथ पेनल्टी कब दी जानी चाहिए। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर में भी, यानी ऐसा मामला जो कि विरल से विरलतर है, उसी में ही डेथ पेनल्टी को ग्रांट किया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं किया जाना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसे कौन से मामले होते हैं जिन्हें हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कह सकते हैं। तो देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको देखकर या सुनकर हमारी रूह तक कांप जाती है। बहुत ही घृणित तरीके से उन अपराधों को अंजाम दिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, मर्डर करने के बाद में लाश को 10, 20, 30, 50 पीसेस में डिवाइड करके उसको अलग अलग जगह फेंका या तला या भूना, ऐसे कई सारे मामले को देखने को आते हैं। तो ये मामले रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में शामिल होते हैं। तो इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय दुर्लभ तक मामलों के सिद्धांत के साथ आया, मौत की सजा केवल रेयर मामलों में ही दी जा सकती है, यानी दुर्लभ मामलों में ही। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। डेथ सेंटेंस कैन बी इम्पोज्ड ओनली इन एक्सट्रीम केसेस, दैट इज ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। अगला मामला है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जौहर का मामला है आईपीसी के सेक्शन नंबर 377, जो अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है। तो इस वाद में, इस मामले में आईपीसी की सेक्शन 377 को पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसमें कहा गया कि देखिए, 377 को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह निजता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, मानवीय गरिमा और भेदभाव से सुरक्षा के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारत में एलजीबीटी लोग भारत के संविधान द्वारा प्रोटेक्टेड स्वतंत्रता सहित सभी संवैधानिक अधिकारों की हकदार है और सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। तो यही वो सेक्शन है जहां पे जो अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया था। अगला मामला है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007। यह मामला है सेक्शन नंबर 375, जो कि रेप को डिफाइन करती है उसके संबंध में। तो अगर कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, आईपीसी की सेक्शन 375 के एक्सेप्शन नंबर 2 में ये लिखा है कि अगर कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और अगर उसकी आयु 15 वर्ष से कम है ना, कम नहीं है, तो वह रेप नहीं कहा जाएगा। ठीक है, यहां पे इस केस में ये कहा गया कि जो अपवाद 2 है, जहां पे 15 वर्ष लिखा है, उसको हमें 18 वर्ष पढ़ना चाहिए। यानी 18 वर्ष से कम की अगर पत्नी नहीं है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, चाहे कंसेंट हो या नहीं हो, वो रेप नहीं कहा जाएगा। ये मामला है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अगला मामला है बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। तो बारिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का मामला कॉमन इंटेंशन, जो आईपीसी की सेक्शन 34 को लेके है। तो बारिंदर कुमार घोष के मामले में कहा गया कि जैसे कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में जब आप कोई भी अपराध करते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका रोल या सहभागिता कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो व्यक्ति जो केवल बाहर पहरा दे रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं या जिनकी सहभागिता कम है, वो व्यक्ति भी कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में इक्वली लायबल होंगे, ये इसमें कहा गया। तो इस मामले में मुद्दा यह था कि क्या अपीलकर्ता अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में हत्या का दोषी था। न्यायालय ने कहा कि वह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रतिभागी समान रूप से भाग लें, सहभागी कम या ज्यादा होना संभव है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने कम किया है उसे दोष से मुक्त कर दिया जाना चाहिए, वह किए गए अपराध के लिए समान रूप से उत्तरदायी होगा। The issue involved in this case was whether the applicant was guilty of murder in furtherance of his common intention
The court held that it is not required that all the participants participate equally. It is possible to accomplish more or less. However, this doesn't mean that the individual who did less should be exempt from blame. He will equally liable for the offence committed. अगला मामला है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, जिसे इंडस रिवर केस भी कहा जाता है। यह मामला अगेन सेक्शन नंबर 34 ऑफ आईपीसी जो कॉमन इंटेंशन से डील करती है उससे संबंध में है। इस मामले में कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन में क्या अंतर होता है, यानी कि सामान्य आशय और समान आशय में क्या अंतर होता है उसको बताया गया। तो इस ऐतिहासिक निर्णय ने सामान्य आशय और समान आशय के बीच अंतर स्थापित किया, जबकि सामान्य आशय के लिए संयुक्त आपराधिक उद्देश्य की आवश्यकता होती है। समान आशय में समान परिणामों के लिए व्यक्तिगत कार्य शामिल हो सकते हैं। दिस लैंडमार्क डिसीजन एस्टैब्लिश्ड अ डिस्टिंक्शन between common intention and similar intention. While the common intention requires a joint criminal purpose, the similar intention may involve individual actions leading to similar outcomes. अगला मामला है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब से बहुत बार सीधा क्वेश्चन आता है कि विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला किसके संबंध में है। तो ये मामला डायरेक्टली सेक्शन नंबर 300 जहां पे मर्डर को डिफाइन किया गया है एंड सेक्शन नंबर 302 जहां पे हत्या के लिए क्या पनिशमेंट दिया गया है उससे संबंधित है। तो बेसिकली ये मामला हत्या के संबंध में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला मामला है प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 2006 का ये मामला है। चूंकि ये मामला है रेप के संबंध में, तो देखिए हम आईपीसी की सेक्शन 375 पढ़ते हैं। तो आईपीसी की सेक्शन 375 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कोई पुरुष किसी महिला के साथ, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी महिला जो है वो रेप का ऑफेंस कमिट नहीं कर सकती है। तो जब वो रेप का ऑफेंस कमिट नहीं कर सकती है तो उसे कॉमन इंटेंशन के रूप में, है ना, सेक्शन नंबर 34 भी उसके ऊपर एप्लीकेबल फिर उस अपराध के लिए नहीं हो सकती है। तो कोई महिला बलात्कार जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए सामान्य आशय नहीं बना सकती है, इसलिए उसे सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ये इस मामले में कहा गया। नेक्स्ट मामला आता है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस वर्सेस बियर्ड, डीपीपी वर्सेस बियर्ड। आपको ये भी देखा हुआ मिल सकता है। तो डीपीपी का मामला है इंटॉक्सिकेशन को लेके। आईपीसी का चैप्टर नंबर 4 जहां पे हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, तो वहां पे सेक्शन नंबर 84 एंड 86 ये दो सेक्शंस हैं जो हम इंटॉक्सिकेशन के रिलेटेड पढ़ते हैं। तो जहां पे अगर कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड है और वो अपनी विल या नॉलेज के बिना इंटॉक्सिकेट हुआ है और अगर उसने कोई भी कार्य किया है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है अगर इंटॉक्सिकेशन उसकी विल के अगेंस्ट या उसकी नॉलेज के बिना की गई है। वहीं सेक्शन नंबर 86 में बात करती है कि जहां व्यक्ति ने वॉलंटरली अगर इंटॉक्सिकेट हुआ है तो वो अपने अपराध के लिए दायी माना जाएगा। तो ये मामला उसी के संबंध में है। इसमें कहा गया कि अपराध गठित करने के लिए आवश्यक आशय बनाने में अभियुक्त की एक क्षमता और केवल यह स्थापित करना कि उसका मस्तिष्क शराब से प्रभावित था ताकि वह हिंसक जुनून के लिए अधिक आसानी से रास्ता खोज सके, इस धारणा का खंडन नहीं करता है कि मनुष्य अपने कृत्यों के प्राकृतिक परिणामों का आशय रखता है। बढ़ते हैं आगे। अगला मामला है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपराध करने के लिए कुछ कृत्य किया जाना चाहिए और ऐसा कृत्य इच्छित परिणाम के आसन होना चाहिए। आसन समय और कृत्य के संबंध में नहीं बल्कि आशय के संबंध में होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला मामला है आरके डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये मामला है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर। यदि यह साबित हो जाता है कि भागीदार को भागीदारी संपत्ति न्यस्त की गई थी, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, भागीदारी संपत्ति न्यस्त की गई थी और उसने बेईमानी से इसका दुरुपयोग किया था या इसे स्वेच्छा से परिवर्तित कर लिया था, तो मामला आईपीसी की धारा 405 के दायरे में आ जाएगा। इफ इट इज प्रूव्ड दैट पार्टनर वाज इंटरेस्टेड विद द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड हैड डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड इट और कन्वर्टेड इट टू हिज ओन विल, then the case will fall within the ambit of section 405 of IPC। अगला मामला है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, जिसे राजीव गांधी हत्याकांड केस के नाम से भी जाना जाता है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अभियुक्त का मुख्य अभियुक्त के साथ संबंध या षड्यंत्र का ज्ञान होने से अभियुक्त उत्तरदायी नहीं होगा, जो अपराध के लिए आवश्यक है। दिस केस इज नोन एज नलिनी और राजीव गांधी assassination case. In this case, the Supreme Court held that the accused association with the principal accused or knowledge of the conspiracy would not render the accused liable, which is essential for the offense. बढ़ते हैं आगे। अगला मामला है केदारनाथ वर्सेस स्टेट। यह मामला है आईपीसी के सेक्शन नंबर 124A, जो डील करता है सेडिशन मतलब राजद्रोह है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन ये था कि क्या राजद्रोह का जो अपराध है वो आर्टिकल 19(1)A में जो हमें राइट मिला है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या ये उसका वोलेशन नहीं करता है? तो इस मामले में कहा गया, ऐतिहासिक मामला है सेक्शन 124A का। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के दायरे को सीमित कर दिया और माना कि आईपीसी की धारा 124A संविधान के अनुच्छेद 19(1)A का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि यह एक उचित प्रबंध है। देखिए, आर्टिकल 19(1)A में हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है, बट स्टिल आर्टिकल 19(2) में उसके ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं, इसलिए ये सेक्शन बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। बढ़ते हैं आगे। अगला मामला है के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। रुस्तम मूवी भी इसी मामले में बेस्ड है। तो देखिए, इस मामले में कहा गया, ये मामला है सेक्शन 300 का एक्सेप्शन नंबर 1, जो डील करता है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में। क्योंकि अगर मामला सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में आ जाता है तो हत्या जो होती है वो आपराधिक मानववध में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस मामला का संबंध है धारा 300 के अपवाद नंबर 1 से, जो गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मौत आकस्मिक नहीं थी, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, क्योंकि उसके पास प्रकोपन को शांत करने के लिए सफिशिएंट टाइम था। और ये मामला आईपीसी की सेक्शन नंबर 300 के एक्सेप्शन नंबर 1 के अंतर्गत फॉल नहीं करता है। इसलिए आरोपी को दोषी ठहराने के उच्च न्यायालय का जो फैसला था, जिसने उसने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल कर दिया। बढ़ते हैं आगे। अगला मामला है जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये मामला है सेक्शन 304A, जो है नेग्लिजेंस के संबंध में। तो इसमें कहा गया कि भारत में मेडिकल चिकित्सक जो है उनके विरुद्ध लापरवाही से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मेडिकल जो चिकित्सक है उनको झूठे या तुच्छ अभियोजन से संरक्षित करने की आवश्यकता है। द केस इज रिलेटेड टू नेग्लिजेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉल्स और फ्रिवोलस प्रोसिक्यूशंस। अगला मामला है चिरंजीव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये मामला है जिसमें एक व्यक्ति ने बिकॉज ऑफ द मिसकंसेप्शन, एक भ्रम के कारण, आरोपी ने क्या किया, अपने बेटे को जानवर समझ लिया। उसे लगा कोई जानवर आया है और उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यहाँ पे आरोपी का अपने बेटे को मारने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, बल्कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, इसलिए उसे आपराधिक दायित्व के अधीन मुक्त कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला मामला है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोरा घासी। तो इस मामले में आरोपी ने पीड़ित को इस विश्वास के साथ तीर मारकर हत्या कर दी कि वह एक भालू को मार रहा था, जो उसकी फसल को नष्ट करने के लिए खेतों में घुस गया था। लेकिन गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यहां उसे आईपीसी की सेक्शन नंबर 79 जो बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, है ना, 79 और सेक्शन नंबर 80 बात करता है कि एक्सीडेंटली कोई भी कार्य आपसे हो गया है ना। 79 बात करता है कि जहां पर बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपने कोई कार्य किया है जो जस्टिफाइड है, या बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट यू बिलीव दैट योर एक्ट इज जस्टिफाइड बाय लॉ, और आपने कोई भी कार्य कर दिया है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 80 बात करता है कि आपने कोई भी लॉफुल एक्ट किया है, वो भी बोनाफाइडली लॉफुल साधनों के साथ, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, और उसमें एक्सीडेंटली किसी को अपहानि कारित हो गई है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो इन्हीं दोनों सेक्शंस का बेनिफिट यहां पर इस व्यक्ति को मिला था। बढ़ते हैं आगे। अगला मामला है रेजिना वर्सेस डैडली एंड स्टीफंस, जिसे आर वर्सेस डैडली एंड स्टीफंस भी कहा जाता है। ये जो मामला है
वो सेक्शन नंबर 81 जो कि आवश्यकता के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से डील करता है, जो बात करता है कि किसी बड़ी अपहानि को बचाने के लिए आप छोटी अपहानिकारिता अगर करते हैं तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। तो इस मामले में थॉमस डूडले और एडविन स्टीफन्स नाम के प्रतिवादी और रिचर्ड पार्कर नाम का एक कैबिन बॉय एक जहाज दुर्घटना के कारण भोजन और पानी के बिना किनारे पर बह गए थे। जब वे 7 दिनों तक बिना भोजन के और 5 दिनों तक बिना पानी के रहे तो डूडले और स्टीफन ने निर्णय लिया और उसका मांस खाया। बाद में जब उन्हें बचाया गया और उन पर पार्कर की हत्या का आरोप लगाया गया, न्यायालय द्वारा यह माना गया कि किसी निर्दोष व्यक्ति की जान बचाने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति की खुद की जान बचाने के लिए हत्या करना हत्या को उचित नहीं ठहराता, भले ही वह भूख की चरम स्थिति में किया गया हो। प्रतिवादियों को मौत की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 6 महीने की कैद कर दिया गया था। बढ़ते हैं आगे, तो ये सेम ही मामला है। नेक्स्ट है मैकनोटन केस। मैकनोटन केस, मैकनोटन का मामला है मतता से संबंधित, सॉरी अनसाउंडनेस से संबंधित। अनसाउंडनेस का मतलब होता है विकृत चित्तता। तो आईपीसी के सेक्शन नंबर 84 डील करता है विकृत चित्तता या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में, कि अगर कोई व्यक्ति बिकॉज ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वो जो एक्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसको नहीं समझ पा रहा है, तो वो कार्य ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए। तो उस टाइम पे अगर वो विकृत चित्त है तो उसे सेक्शन नंबर 84 का बेनिफिट दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला मामला है आरएस नायक वर्सेस AR अंतुले एंड अदर्स। यह मामला एक्सटोर्शन संबंधित है। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सटोर्शन के ऑफेंस के लिए भय या धमकी का उपयोग किया जाना चाहिए, बिना भय के एक्सटोर्शन नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फॉर एन ऑफेंस ऑफ एक्सटोर्शन fear or threat must be used. There can be no extortion without fear. तो ये है हमारे केसेस। और स्टूडेंट्स, अगर आपका टारगेट है RGS 24 तो बहुत सीमित समय इसके लिए बचा हुआ है। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आप आज ही ज्वाइन करें RGS टारगेट बैच, जिसकी फीस अभी 50% डिस्काउंट पर मात्र 7,000 रुपये है। और अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं जो प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू के लिए है, तो वो भी अभी आपको 10,000 रुपये में मिलेगा। और इसके लिए आप RGS 50 ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। तो सीमित समय में अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए उत्कर्ष के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।